लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था एथरमैनस एंड डाईएथरमैनस बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय एथरमैनस बॉडी? द बॉडी विच डू नॉट अलाउ द हीट रेडिएशंस टू पास थ्रू इट। ऐसी बॉडी जो हीट रेडिएशंस उसके थ्रू पास करने के लिए अलाउ नहीं करती उसको बोलते हैं एथरमैनस। और व्हाट डू यू मीन बाय डाईएथरमैनस बॉडी? द बॉडी विच allow the heat radiations to pass through it is called as a diethermanous body। तो इन अदर वर्ड्स मैंने ये बताया था कि एथरमैनस बॉडी ये बैड ट्रांसमिटर होती है। व्हाट इज मीन बाय दैट? एथरमैनस बॉडी ये बैड ट्रांसमिटर होती है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन फॉर एथरमैनस बॉडी इज नियरली जीरो होता है। हालांकि डाईएथरमैनस बॉडी जो है वो हीट रेडिएशंस को आर पार जाने के लिए अलाउ करती है, तो वो गुड ट्रांसमिटर हो गई, वो अच्छी ट्रांसमिटर हो गई। तो उसका डेफिनेटली डाईएथरमैनस बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन ये पक्का जीरो नहीं होगा, बराबर है। डाईएथरमैनस बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन ये जीरो नहीं होगा, हालांकि एथरमैनस बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वो बैड ट्रांसमिटर है और डाईएथरमैनस बॉडी ये गुड ट्रांसमिटर है। तो अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा कंसेप्ट है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी? परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है? तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इसके नाम पे मत जाओ। परफेक्टली ब्लैक बॉडी डजंट मीन दैट द बॉडी इज ब्लैक। ब्लैक कलर से उसको नहीं पहचाना जाता, उसकी प्रॉपर्टी से पहचाना जाता है। तो व्हाट इज मीन बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी? द बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट अपॉन इट। ऐसी बॉडी जिसके ऊपर जितनी भी रेडिएंट एनर्जी टकराती है वो सारी की सारी खा जाती है इन द सेंस अब्सॉर्ब कर लेती है। ऐसी बॉडी जिसके ऊपर जितनी भी रेडिएंट एनर्जी टकराती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो सारे के सारे रेडिएशन अब्सॉर्ब कर लेती है, उसको बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इन अदर वर्ड्स की वो बॉडी उस रेडिएशन को पूरा का पूरा अब्सॉर्ब करेंगी, ना ही उसमें से कुछ रेडिएंट एनर्जी वो वापस भेजेंगी, मतलब इट विल नॉट रिफ्लेक्ट द रेडिएंट एनर्जी, इट विल नॉट ट्रांसमिट द रेडिएंट एनर्जी, इट विल ओनली अब्सॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी। जितना भी रेडिएंट एनर्जी इसके ऊपर टकराने वाली है वो सारी की सारी अब्सॉर्ब करने वाली है। ऐसे बॉडी को परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी यूनिवर्स में ऐसा कोई है क्या कि जिसको हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी कह सकते? तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी कंसेप्ट को जब परफेक्ट या आइडियल ये वर्ड आता है, कोई भी कंसेप्ट को जब परफेक्ट या आइडियल ये वर्ड आ जाता है तो समझ लेना कि आइडियल या परफेक्ट ऐसा यूनिवर्स में कोई होता नहीं है। नोबडी इज परफेक्ट, ये तो सबको मालूम है, कहीं ना कहीं उसमें खामियां होती है। लेकिन हमारे फेरी नाम के साइंटिस्ट ने एक ऐसी बॉडी कंस्ट्रक्ट की है जो परफेक्टली के हद तक, मतलब मैं परफेक्टली बोलूंगी लेकिन काफ़ी हद तक 99%, 98 to 99% रेडिएंट एनर्जी वो अब्जॉर्ब करने का काम करती है। और इसीलिए हम अपने प्रैक्टिकल पर्पस फेरी ने कंस्ट्रक्ट करे हुए बॉडी को परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो एक बार परफेक्टली ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन देखो। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी? व्हाट डू यू मीन बाय perfectly black body? The definition is the body which can absorb all the radiant energy. The body which can absorb all the radiant energy incident upon it. The body which can absorb all the radiant energy incident upon it is called as perfectly black body. This is the definition of perfectly black body. What do you mean by perfectly black body? एक बार definition अच्छे से पढ़ लेते हैं। The body which can absorb all the radiant energy incident upon it is called as a perfectly black body. So for practical purpose we are considering Fairy's black body as a perfectly black body, even if it is not, actually it is not a perfect, but for practical purpose we are considering it a perfectly black body. Rather than this, platinum black, lamp black, platinum black and lamp black are the examples of such a perfectly black body. ये इसमें से कुछ एग्जाम्पल है। अभी सवाल यह आता है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या आएगा। तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में
कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था। तो आपको याद होगा मैंने कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन की डेफिनेशन बताई थी, A is equal to QA upon Q. Let us revise the definition of coefficient of absorption. What do you mean by coefficient of absorption? The coefficient of absorption is defined as the quantity of radiant energy absorbed by the body in a given time to the total quantity of radiant energy incident on it in the same time. एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बॉडी के ऊपर जितनी रेडिएंट एनर्जी टकराती है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बॉडी के ऊपर जितनी रेडिएंट एनर्जी टकराती है वो यानी है Q, उसमें से कितनी रेडिएंट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी। सपोज QA इतनी रेडिएंट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, Q में से QA इतनी रेडिएंट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी, तो उसी ड्यूरेशन में मतलब जितने सपोज 5 मिनट तक अज्यूम करते हैं कि 5 मिनट तक इस बॉडी के ऊपर रेडिएंट एनर्जी टकरा रही है, तो इसी 5 मिनट में इस बॉडी ने, इसी 5 मिनट के दरमियान इस बॉडी ने उसमें से कितनी रेडिएंट एनर्जी अब्जॉर्ब करी वो सिर्फ ऊपर ले लेना रेशियो के न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितनी टकराई। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सपोज 2000 जूल इतनी रेडिएंट एनर्जी इस बॉडी के ऊपर टकरा रही है, और उसमें से सपोज इसने ओनली 500 जूल इतनी रेडिएंट एनर्जी अब्जॉर्ब करी, बाकी जो बची है 1500 उसमें से सपोज अगर वो 700 उसने रिफ्लेक्ट कर दी, मतलब टकराई और बाउंस होके वापस चली गई, तो बस 700 इतनी वो रिफ्लेक्ट कर दी, तो इसको सिंबॉलिकली मैं बोलूंगी QR, और टोटल जो टकराई थी उसको हम बोलेंगे Q, और उसमें से उसने एब्जॉर्ब कितनी करी है, तो वो करी है 500 जूल। अब बची कितनी, उतनी उसने क्या करी होंगी, ट्रांसमिट। What do you mean by transmit? Transmit means allowed to pass through the body. What do you mean by transmission? The ray is allowed to pass through the body. वो neither absorbed nor it is reflected. It is just simply allowed to pass through it. That is called as a transmission. तो suppose अगर 2000 में से 500 अगर वो absorb कर रही है, रिमेनिंग वो QR जो है वो 700 वो रिफ्लेक्ट कर रही, तो बची कितनी रे, कितनी होगी, 800 बच गई। तो 800 जूल इट इज क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड। अब अगर आपको कोई पूछे कि इस एग्जांपल में मुझे कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन निकाल के बताइए, तो आप कैसे निकालोगे, तो A इज इक्वल टू QA अपॉन Q। कितनी टकराई थी बोलो, 2000, राइट। इसमें से इसने कितनी एब्जॉर्ब करी है, 500, तो ये 500 अपॉन 2000 करेंगे, 2 0 गया एंड 5/20 it is 5 1s are 5 4s 1/4, nearly exactly 0.25. So this is what a coefficient of absorption of this body. But let me tell you that कि whatever the example I have given over here, this is not an example of perfectly black body, because अगर वो body perfectly black होती तो वो सारी की सारी absorb कर लेती। बट आपने देखा कि इस एग्जाम्पल में इसने कुछ थोड़ी बहुत रेडिएंट एनर्जी अब्जॉर्ब करी है, थोड़ी रिफ्लेक्ट करी है, थोड़ी ट्रांसमिट करी है। लेकिन अभी अज्यूम करो कि यही बॉडी एक, ये अभी राइट नाउ जो एग्जांपल मैंने दिया ये साधारण बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी है, लेकिन अगर यही एग्जांपल एक आधा मैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए अगर कोई एग्जांपल लूं तो वो क्या करेंगे, देखो उसके केस में क्या होगा। अगर सपोज दिस बॉडी इज अज्यूम टू बी परफेक्टली ब्लैक, अगर तुम्हारी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती, तो क्या होता, तो सपोज ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, मैं इसको PBB कहती हूँ, PBB परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब इसके ऊपर जो टकरा रही रेडिएंट एनर्जी वो है Q, एंड सपोज उसकी वैल्यू है 2000 जूल, ठीक है। और अभी अज्यूम टू की बॉडी परफेक्टली ब्लैक है, तो ये सारे के सारी एब्जॉर्ब जो करेंगी वो भी 2000 होगी। कुछ समझ में आया क्या? अगर ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो जितनी रेडिएंट एनर्जी इस बॉडी के ऊपर टकराई वो सारे की सारी एब्जॉर्ब करेंगे, तो फिर इसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन कितना आएगा, लेट अस कैलकुलेट नाउ। अब देखते हैं कि एक पर्टिकुलर ना 5 मिनट में इतनी टकराई और उसी 5 मिनट में इतनी सारी की सारी अब्सॉर्ब कर ली। नाउ लेट अस कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। 2000 उसने अब्सॉर्ब करी है और 2000 ही टकराई थी, तो रेशियो क्या आ गया, 1। You got the coefficient of absorption for perfectly black body as a 1. It means what? It means कि if the body is perfectly black, then coefficient of absorption is nearly 1 or is closely 1 or is exactly equal to 1. This is what I mean to say. If the body is perfectly black, तो उसका coefficient of absorption क्या होगा,
1। तो फिर सवाल ये आता है कि हम लोग ने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या रिलेशन पढ़ा था हम लोग ने? हमने ये पढ़ा था a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 पढ़ा था, राइट? तो अगर एक आधी बॉडी परफेक्टली ब्लैक है तो उसका a जो है वही तो 1 हो गया रे। अगर एक आधी बॉडी परफेक्टली ब्लैक है तो उसका a ही तो 1 हो गया। तो अगर मैं उसका a 1 डाल दूं तो 1 प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1, इट मीन्स आर प्लस टी इज इक्वल टू 0, राइट? इधर देखो, यू नो द इक्वेशन इज a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 और a की वैल्यू क्योंकि हालांकि बॉडी परफेक्टली ब्लैक थी तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑलरेडी 1 था, तो आप a की वैल्यू 1 डाल दो, ये 1 उधर चले जाएगा, 1 माइनस 1 0, इट मीन्स कि r प्लस टी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स व्हाट कि r प्लस टी इज इक्वल टू 0 ये तभी होगा जो या तो इन दोनों की वैल्यू मिला के 0, इसका मतलब r भी 0 होगा और t भी 0 होगा, r भी 0 है और t भी 0 है, तो ही ये पॉसिबल है कि r प्लस टी इज इक्वल टू 0। आप बोलेंगे मैडम फिर r पॉजिटिव और t निगेटिव, नो, निगेटिव नहीं हो सकते। लेट मी टेल यू दैट कि ये जो तुम्हारे a, r और t ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है, दिस आर सिंपली अ कोएफिशिएंट्स, इट कैन नॉट बी निगेटिव। तो फिर डेफिनेटली दोनों पॉजिटिव है तो ये तभी पॉसिबल है कि ये दोनों 0 होगा। तो व्हाट इज मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि इफ द बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर, लेट मी टेल यू, लिसन केयरफुली नाउ, if the body is a good absorber then it is a bad reflector, bad transmitter। म्हणजे काय, अगर एखादी बॉडी गुड एब्जॉर्बर होंगी तो वो बैड रिफ्लेक्टर होती है और बैड ट्रांसमीटर होती है। आया समझ में? तो कैसे, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल आपको इसको समझने के लिए एक अपने रेगुलर क्लास का एक आधा एग्जांपल दे देते। और अभी एक मिनट, और एब्जॉर्बर के बाद एक और कंसेप्ट बताती हूँ, इमीटर। व्हाट डू यू मीन बाय इमीटर नाउ? इमीटर का मतलब क्या होता है? जो बॉडी अच्छे से अच्छा एब्जॉर्ब करेंगी, ध्यान से सुनना, जो बॉडी अच्छे से अच्छा एब्जॉर्ब करेंगी वही बॉडी अच्छे से अच्छा इमिट करेंगी। ना व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अभी इमिशन का मतलब क्या है? इमिशन मतलब पहले खा लेंगे एंड बाद में इमिट करेंगे। जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा इमिट करेगा, सीधी सीधी बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो, अगर एक आधा स्टूडेंट है क्लास में, बहुत अच्छा स्कॉलर स्टूडेंट है, उसका जो भी स्टडी क्लास में हो रहा है या जो भी टीचिंग हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करने का, ग्रास्प करने का उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है, राइट? तो वो जब क्लास में टीचर का सुनेगा तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर एब्जॉर्ब करने का या ग्रास्प करने की टेंडेंसी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखता है। तो जब पेपर में लिखने की बारी आती तो वही ज़्यादा लिख पाएगा, बराबर है? तो पेपर में लिखना दैट इज कॉल्ड इमिशन, और जो एब्जॉर्ब करके रखा माइंड में दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब समझे कि अगर एक आधी बॉडी गुड एब्जॉर्बर है तो वो बॉडी गुड इमिटर है। फिर रिफ्लेक्टर का क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? सपोज एक आधा क्लास में एक आधा ऐसा स्टूडेंट है कि वो टीचर बहुत उसको बताने की कोशिश करती है, बहुत बताती है, लेकिन उसके माइंड पे घुसता ही नहीं होता कैसा है, माइंड पे टकराता, बाउंस होके वापस चले जाता, अंदर ही नहीं घुस रहा है। आ रहा है समझ में? तो जब उसको लिखने की बारी आएगी तो क्या वो लिख पाएगा? बिल्कुल नहीं लिख पाएगा। क्यों नहीं लिख पाएगा? क्योंकि सारा का सारा यहाँ पे टकरा के बाउंस होके निकल गया था, अंदर घुसा ही नहीं था। तो अंदर ही नहीं घुसा तो लिखेगा कैसे पेपर में? इसका मतलब वो क्या था? ही वॉज अ गुड रिफ्लेक्टर। वो क्या था? रिफ्लेक्टर था। तो रिफ्लेक्टर था तो वो डेफिनेटली, अगर वो गुड रिफ्लेक्टर है तो वो बैड इमिटर है। समझे क्या? क्योंकि वो गुड रिफ्लेक्टर है, गुड रिफ्लेक्टर तो बैड एब्जॉर्बर, एब्जॉर्ब ही नहीं किया, सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर दिया। तो अगर वो गुड रिफ्लेक्टर है तो वो बैड एब्जॉर्बर है, और अगर बैड एब्जॉर्बर है तो फिर बैड इमिटर होना ही है, क्योंकि जो गुड एब्जॉर्बर होता है वही गुड इमिटर होता है। ध्यान में रखना, अ गुड एब्जॉर्बर is a good emitter, a good absorber is a good emitter, but if a body is good reflector then it is a bad absorber and bad emitter, even it is a bad transmitter also। आता तुम्ही म्हणाल की what do you mean by transmitter? तो मुझे एक बात बताओ कि एक आधा स्टूडेंट, इसको टीचर बहुत नॉलेज देने की कोशिश कर रही है बट उसके दिमाग में ही नहीं घुस रहा है, सिर्फ माइंड पे टकरा के बाउंस होके वापस चले जा रहे हैं ना, बाउंस ना, ऐसा आएगा, ऐसा हाथ लगा के वापस जाएगा, बोले तो बाउंस, तो कुछ घुसा ही नहीं तो क्या लिखेगा पेपर में, बराबर है ना? अब तीसरी बात, तीसरा एक ऐसा कैटेगरी का स्टूडेंट है जो कि अच्छा ट्रांसमीटर है, गुड ट्रांसमीटर लेकिन बैड एब्जॉर्बर है। अब आप बोलेंगे मैडम व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन? तो कुछ अच्छे ऐसे बच्चे रहते क्लास में कि यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से आर पार निकल जाता है,
घुसता है उसके अंदर, पर घुसते घुसते साइमल्टेनियस घुसते घुसते आर पार निकल भी जाता है। मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिजर्व करके नहीं होता है, हिंदी में बोलेंगे ये यहाँ पे त्याला मराठीत साठा करून ठेवणे, रिजर्व करके रखना। तो जब भी वो कोई टीचर बताएगा तो ये यहाँ से सुनेगा और यहाँ से निकाल देगा, बोले तो माइंड में उसको स्टोर करके नहीं रखेगा। तो भी स्टोर नहीं किया मतलब वो एब्जॉर्बर नहीं है, तो फिर उसने यहाँ से सुना और यहाँ से छोड़ दिया, तो क्या है, ट्रांसमीटर है। क्या है, ट्रांसमीटर। तो वो अगर अच्छा ट्रांसमीटर है तो वो अच्छा एब्जॉर्बर होगा क्या, बताओ, नहीं होगा। इफ द बॉडी इज अ गुड ट्रांसमीटर देन इट इज अ बैड एब्जॉर्बर। If the body is a good transmitter then it is a bad absorber, and if the body is a bad absorber then it is a bad emitter. तो moral of the story is what? What is the moral of the story? Moral of the story is that कि अगर एक आधी बॉडी गुड एब्जॉर्बर होती है तो ही वो गुड इमिटर होती है। मतलब जिस स्टूडेंट ने क्लास में अच्छे से अच्छे सुन के अपने माइंड में स्टोर करके रखा, वही स्टूडेंट पेपर में जब लिखने की बारी आएगी तो वो अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर लिखेगा, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब करके जो रखा था। तो एब्जॉर्ब करके रखा था, इसलिए जब इमिट करने की बारी आई तो सारा का सारा इमिट कर गया, क्योंकि सारा का सारा एब्जॉर्ब करके रखा था। लेकिन अगर एक आधा स्टूडेंट जो है जिसका नेचर रिफ्लेक्टिव टाइप का है, कि मतलब बाउंस होके उसके माइंड में घुसता ही नहीं है, बाउंस होके वापस चले जाता है, तो उसका मतलब वो एब्जॉर्ब करके नहीं रख रहा। एब्जॉर्ब करके नहीं रख रहा है तो जब इमिट करने की बारी आएगी तो वह कैसे इमिट करेगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बराबर है। तो इसका मतलब क्या कि वो बॉडी गुड एब्जॉर्बर नहीं थी, लेकिन क्या थी, गुड रिफ्लेक्टर। तो गुड रिफ्लेक्टर होने से वो गुड इमिटर हुई क्या, नहीं, वो गुड रिफ्लेक्टर है तो वो बैड एब्जॉर्बर है, और बैड एब्जॉर्बर है इसीलिए वो बैड इमिटर है। अब तीसरे स्टूडेंट की मैंने बात करी कि तीसरी बॉडी जो थी वो अच्छी ट्रांसमीटर थी, आर पार भेज देती, यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दिया, अच्छी ट्रांसमीटर, आर पार भेज दिया। लेकिन हुआ क्या, उसने रिजर्व करके नहीं रखा, स्टोर करके नहीं रखा, एब्जॉर्ब करके नहीं रखा, तो वो अच्छी ट्रांसमीटर थी, मतलब गुड ट्रांसमीटर थी, लेकिन बैड एब्जॉर्बर थी। तो फिर बैड एब्जॉर्बर थी तो फिर लिखने की जब बारी आई तो लिख पाया क्या, नहीं, वो भी बैड इमिटर हो गया। तो अब कहने का मतलब ये है, अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर, अ बैड एब्जॉर्बर इज अ बैड एब्जॉर्बर इज अ बैड इमिटर। तो अब अभी सवाल ये आता है, कई बार एक ऐसा अपनी हमारे एमसीक्यू में या एंट्रेंस में सीईटी में ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इस क्वेश्चन में एक ऐसा है कि दो दोस्त है, बहुत ही जिगरी यार या जिगरी दोस्त, तो इसमें एक दोस्त बहुत ही गोरा, एकदम गोरा गोरा है, दूसरा वाला जो दोस्त है वो काला है। आया कि समझ में, दो दोस्त है, एक बहुत ही गोरा गोरा है और दूसरा वाला है काला। अब दोनों दोस्त कड़ी धूप में बाहर निकले, एकदम धूप काले में, मई महीने में कड़ी धूप में बाहर निकले। अब सवाल ये होता है कि जब कड़ी धूप में दोनों चलेंगे, वॉकिंग के लिए निकले, सबसे ज्यादा चटके किसको लगेंगे, तो किसको लगेंगे, काले वाले को। अब क्यों काले वाले को ज्यादा चटके नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला कि इफ द बॉडी इज ब्लैक देन इट हैज अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब। तो वो क्या करेगा, जो रेडिएशन आ रहा है उसके ऊपर टकरा रही है, ज्यादा टेंडेंसी रखेगी इसके अंदर एब्जॉर्ब करने की, तो वो एब्जॉर्ब करेगा वो रेडिएंट एनर्जी, तो इसको ज्यादा चटके लगेंगे। गोरा वाला जो है वो भी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन वो काले वाले के कंपैरिजन में कम रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको कम चटके लगेंगे। अब शाम का टाइम आ गया, शाम ठंडी होती है, शाम में ठंडी होती है, फिर से वही दोनों दोस्त निकले वॉकिंग के लिए शाम के टाइम में। अब शाम के टाइम में ठंडी हो गई, तो अब आ रहा है सवाल, अब ठंडी किसको लगेंगी। देखो, जब धूप में निकले थे दोनों तो चटके लगे थे काले वाले को और गोरे वाले को कम चटके लगे थे, लेकिन शाम के टाइम जब दोनों वॉकिंग के लिए निकले, इवनिंग वॉक के लिए, अब ठंडी चालू हो गई, वातावरण में, एटमॉस्फेयर में ठंडी हो गई। अब सवाल है कि ठंडी किसको लगेंगी ज्यादा, काले वाले को ज्यादा ठंडी लगेंगी कि गोरे वाले को। अब फिर से जवाब आता है, काले वाले को ही ज्यादा ठंडी लगेंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि द बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर, द बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर तो इट इज अ गुड इमिटर ऑल्सो। अगर एक आधी बॉडी गुड एब्जॉर्बर है तो गुड इमिटर भी तो है ना। अभी तो मैंने बोला इफ द बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर देन इट इज अ गुड इमिटर। तो वो जब दो दोस्त शाम के टाइम इवनिंग में निकले हैं ठंडी में, तो ठंडी काले वाले को ही फिर से ज्यादा लग रही है। इसका रीजन क्या था कि उसने ज्यादा एब्जॉर्ब करके रखा था, तो उसके अंदर इमिट करने की भी टेंडेंसी उसी के अंदर ज्यादा है, और इसके अंदर जो है गोरे वाले के अंदर एब्जॉर्ब भी कम किया था तो इमिट भी कम करेगा। इमिट कम करेगा तो ये अपनी रेडिएंट एनर्जी बचा के रख रहा है, कौन, गोरा वाला, क्योंकि इमिशन उतना नहीं हो रहा। लेकिन जो काला वाला है,
जितना खाया उतना इमिट कर दिया, तो सारी हीट इमिट कर दी, तो डेफिनेटली इसको ठंडी ज़्यादा लगने वाली है काले वाले को। समझ में आया क्या? दिस इज व्हाट कि अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर एंड अ बैड एब्जॉर्बर इज अ बैड इमिटर। तो कड़ी धूप में चटके किसको लगे? काले वाले को। ठंडी किसकी लगी? फिर से काले वाले को ही लगी। अब दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ, एक और एग्जाम्पल कि अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर। इसका एक और एग्जाम्पल बताती हूँ कि जनरली वो जो सैंड रहती है, सैंड यानी रेत, रेत बोलते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में सैंड बोलते हैं। आइदर वो काली वाली रेत हो चाहे वो नदी की रेत जो रहती है, व्हाइट वाली रेत जो कंस्ट्रक्शन के लिए अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो रेत के बारे में बात करते हैं। अब रेगिस्तान में यानी डेजर्ट बोलते हैं आप लोग उसको, राजस्थान में ज़्यादा डेजर्ट है जिसको वो बोलते हैं रेगिस्तान, उसमें सब रेत ही रेत रहती है। तो जब हम कड़ी धूप में उस रेत से किसी ने चलने के लिए बोला तो हम नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि वो रेत बहुत ज़्यादा गर्म आ जाती है, तो हमारे पैरों को चटके लगते हैं उसके, क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर रहती है वो रेत, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी। लेकिन शाम के टाइम में देखना, जब आपको चलना है तो आप रेत के ऊपर चलना ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इफ इट इज अ गुड एब्जॉर्बर देन इट इज अ गुड इमिटर, तो वो रेडिएंट एनर्जी अब्जॉर्ब भी करके रखेंगी और शाम के टाइम इमिट भी उतने फास्टर अमाउंट में करेंगी, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ठंडी पड़ जाएंगी वो रेत। और इसीलिए रेत के ऊपर चलना हमें अच्छा लगता है इवनिंग टाइम में, क्योंकि वो ठंडी रहती है। तो अभी इन जनरल हम लोग जब देखते हैं हमारे गली के कुत्ते, देखो हमारे गली के जो कुत्ते रहते हैं वो कई बार हम देखते हैं कि रेत के ऊपर सोए हुए रहते हैं। कहीं भी कोई भी अपन एक आधे गली से गुजरते हैं तो कई बार हम गली से गुजरते तो हमें कुत्ते जो है वो हमेशा रेत पे पड़े हुए दिखते। तो क्यों हमें कुत्ते जो रेत पे पड़े हुए दिखते? क्योंकि उनको जब ठंडाहट चाहिए रहती है, उनको ठंडा, जैसे उनको धूप लगती, कड़ी धूप में वो भटकते रहते, तो शाम के टाइम या उनको पता है कि मुझे ठंडा कहाँ पे लगने वाला है, क्योंकि रेत ठंडी आई हुई रहती शाम के टाइम, बिकॉज रेत इज अ गुड एब्जॉर्बर, तो इट इज अ गुड इमिटर। तो वो कुत्ते हमेशा अपने बॉडी को ठंडापन देने के लिए उस रेत के ऊपर पड़े हुए रहते। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर का। जनरली हमारे पार्क में कोई भी अपने गार्डन में या पार्क में जो स्लाइड्स होते हैं ना, स्लाइड्स जिसको मराठी में बोलते हैं घसरगुंडी, इंग्लिश में उसको स्लाइड्स बोलते हैं। तो वो स्लाइड्स में जब हमको कोई बोले, मेटल के स्लाइड्स है, सपोज टू बी वो जो स्लाइड्स बने हुए मेटल के, आपको कोई बोले कि भाई ये दोपहर कड़ी धूप में दोपहर के 2 बजे या 1 बजे ये स्लाइड के ऊपर आप स्लाइड्स लो, ऐसा मतलब उसको घसरने के लिए या फिसलने के लिए उस स्लाइड्स पे जाओ कड़ी धूप में, अगर ऐसा आपको बोला तो आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे क्या आप लोग? कड़ी धूप में आपको अगर उस स्लाइड्स के ऊपर घसरने के लिए बोला तो क्या आप जाओगे? नहीं, आप बोलेंगे डर के मारे मैडम नीचे से चटका लगता है, हमें मालूम है हम नहीं जाएंगे, बराबर है। लेकिन शाम के टाइम में अगर आपको बोला कि उस स्लाइड्स के ऊपर जाओ तो आप बिल्कुल जाओगे, क्योंकि वो स्लाइड्स मेटल की बनी हुई है एंड मेटल इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। मेटल जो है वो अच्छी तरीके से हीट को ट्रैप करके रखता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो जब भी वो अच्छे से अच्छे हीट रेडिएशन को ट्रैप करके रखेगा दोपहर की धूप में, तो शाम की टाइम में वही मेटल रेडिएंट एनर्जी इमिट भी ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से बहुत ठंडा आ चुका रहता। हमारे घर की ग्रिल की जो खिड़कियाँ, मतलब खिड़कियों की ग्रिल है या कोई मेटालिक रेलिंग है, उसको देखो शाम के टाइम में हाथ लगाना आप उसको मेटल पूरा ठंडा लगता है, लेकिन दोपहर के टाइम हाथ लगाना वो एकदम चटका लगता है। तो दिस इज व्हाट अ रीजन अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर। ये इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया इसलिए कि ये समझने के लिए कि अगर एक आधी बॉडी गुड एब्जॉर्बर होती है तो वो गुड इमिटर भी होती है, लेकिन अगर एक आधी बॉडी बैड एब्जॉर्बर है तो बैड इमिटर है, क्योंकि एब्जॉर्ब ही नहीं करे तो इमिट कहाँ से करोगे? तो इसका मतलब इमिट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो अब आते हैं हमारे परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरफ फिर से एक बार। तो मैं ये बता रही थी कि एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी ये ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर जितनी भी रेडिएंट एनर्जी टकराती है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसीलिए क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर? डेफिनेटली आई कैन से कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर। नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी? द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज ऑलवेज 1। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन हमेशा 1 होता है, ये ध्यान में रखना। तो इफ द बॉडी is good absorber then it is good emitter। याद रहेगा, if the body is a good absorber then it is a good emitter। अच्छा ठीक है, तो वो इमिटर तो अच्छी हो गई क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर थी, लेकिन व्हाट अबाउट ट्रांसमिशन एंड व्हाट अबाउट रिफ्लेक्शन? सो इट इज अ
it is a bad what reflector. It is a bad reflector and bad transmitter. It is a bad reflector and bad transmitter. वो bad reflector और bad transmitter क्यों? क्योंकि वो good absorber जो थी, और हमारा mathematical equation क्या कहता है, a plus r plus t is equal to 1 कहता है. तो अगर a 1 हो गया तो डेफिनेटली r 0 है और t 0 है. दिस इज व्हाट आई मीन टू से. अब दूसरा कि अगर एक आधी बॉडी गुड रिफ्लेक्टर है, इफ द बॉडी इज अ गुड रिफ्लेक्टर, अच्छी रिफ्लेक्टर है, गुड रिफ्लेक्टर, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज क्लोजली 1, फिर उसका कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन नियरली 1 हो जाएगा. तो अगर उसका कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन 1 हो जाएगा तो फिर एब्सॉर्प्शन नियरली 0 हो जाएगा और ट्रांसमिशन भी नियरली 0 हो जाएगा. ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 होता है और उसमें का r अगर 1 के क्लोज आ गया तो डेफिनेटली a और t नियरली 0 होंगे. मतलब क्या, इफ द बॉडी इज अ गुड रिफ्लेक्टर देन इट इज अ बैड व्हाट ट्रांसमीटर. अगर एक आधी बॉडी गुड रिफ्लेक्टर है तो वो बैड ट्रांसमीटर है और बैड एब्जॉर्बर है. आया समझ में? ठीक है. तो दिस इज व्हाट अबाउट कि हाउ टू डिस्कस और हाउ टू जस्टिफाई कि वेदर द बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर, वेदर द बॉडी. तो हमने जैसे कि बोला फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी वी आर अज्यूमिंग प्लैटिनम ब्लैक, लैम्प ब्लैक, these are the nearly perfectly black. Even though the coefficient of absorption for platinum black and lamp black is not exactly 1, it is close to 1, but still they are assumed to be black body. Okay, ठीक.